एक्चुअली मेरी स्टडीज से मेरे पेरेंट्स ज़्यादा मतलब परेशान थे कि ये कितना ही पढ़ेगा और कितने साल तक पढ़ेगा पता नहीं। तो मैंने मेरा जो मतलब फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था 2021 का, तो उसके पहले लगभग 70 टू 75 मॉक टेस्ट दिए थे, प्लस मैंने 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो इन ऑल टोटल बिफोर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आई हैड सॉल्व अराउंड 10,000 एमसी। मतलब काफ़ी बार लोग आपको इग्नोर करते हैं जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। इवन माय फ्रेंड सर्कल जो मतलब ऐसा है कि थोड़ा प्रिपरेशन फेज में दे कंसिडर यू दैट यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, और मतलब आप कुछ सक्सेसफुल नहीं है। काफ़ी लोगों ने डायरेक्टली भी बोल दिया, आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ एंड शोइंग दैट we were pretty sure from beginning that you were the person who will clear this exam. I said I was only not sure before the results. But they knew. Yes. उनको पता था ये निकाल लेगा पेपर। उनको पता था कि ये लड़का बचपन से ही तेज है। कि प्रीलिम्स के 6 कोर पिलर्स है। मतलब इन 6 कोर पिलर्स को आप थोरोली स्टडी किए। चीज़ तो मुझे रियलाइज हो रही है कि आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद महेंद्र सिंह धोनी। Okay. Because means I am a big fan of him in cricket and even out of the field. Failure comes in front of you as a trick when you are just near to the success. There is no magic to achievement. It's all about your hard work, your choices, your perseverance and dedication. Hello and welcome to UPSC podcast. Today we have Rishikesh Thakre, All India rank 224. He has all the virtues in him. So let's welcome him today. Hello, sir. Hello, good morning. Good morning. So I just want to tell everyone that Rishikesh has done his graduation, that is BTech from IIT Bombay, and after that for a short period of time he worked with BPCL also. Then he switched to his UPSC preparation. So आप ऋषिकेश से ही स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए एंड अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, ग्रेजुएशन कैसा रहा? So my name is Rishikesh Thakre and my schooling is from Akola, Maharashtra. तो वहाँ तक मेरी एक्चुअली 10th तक स्कूलिंग हुई है। आफ्टर दैट एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड फॉर JEE मेंस एंड JEE एडवांस फ्रॉम देयर इटसेल्फ, एंड आई गॉट into the prestigious IIT Bombay, where I actually got education in BTech in mechanical engineering. During my college also, I got one opportunity to do an internship at Oxford Brookes University in green gear design manufacturing. After that, I also worked for 1 year in Bharat Petroleum as a management trainee, and it was a quite diverse and good experience working there. But during work and through my life experiences, I was pretty sure that I will be more utilizing my potential in the civil services, and that is the point where I decided to prepare for UPSC after quitting my job. So this is how it started. Okay, you have such an illustrious academic background, I must say. But sir, सभी IITians को, मतलब most of the IITians, सब लोगों को सिविल सर्विसेज क्यों अट्रैक्ट करता है इतना? पहले तो इतना पढ़ के आप JEE क्रैक करते हो, फिर IIT में आते हो एंड उसके बाद सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना। तो मैंने बहुत सुना है, काफी IITians हैं जो लोग सिविल सर्विसेज में आए हैं। तो ऐसा क्या IIT में आपको बीटेक के टाइम पे पढ़ाया जाता है कि सबका दिमाग सीधा सिविल सर्विसेज में चला जाता है? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 10th तक इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में रहता है, काफी अच्छा इंटरेस्ट था, तो 10th में मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाते। तो देन एक्चुअली उस टाइम पे जब हम ग्रेजुएशन की फील्ड चूज करते हैं तो जनरली 2 चीजें सामने आती है, इधर इंजीनियरिंग या मेडिकल। मतलब तो उस चक्कर में क्या है कि काफी सारे लोग इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं और वहाँ पे क्या है, आई पर्सनली गॉट अ डाइवर्स एक्सपीरियंस। मतलब वहाँ पे मैंने काफी लीडरशिप रोल्स पे काम किया है। जैसे मैं प्लेसमेंट सेल में इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर था, टेकफेस्ट में मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया है वहाँ पे। तो जब मैंने ये डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर की तो आई वॉज गेटिंग एन नॉलेज अबाउट वेरियस एरियाज। उसमें कुछ ग्रुप्स थे जो सिविल सर्विसेज भी प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आई हैव लीनिंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, टुवर्ड्स पीपल मैनेजमेंट, टुवर्ड्स टीम मैनेजमेंट। सो ये सारी चीज़ों में मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट थी। सो दैट्स व्हाई
I leaned toward the civil services. Okay, so you found your interest in civil Yes. services. वो आपको उसके टाइम पे अपनी स्टडीज के टाइम पे ही पता Yes. चला. उससे पहले कभी सिविल सर्विसेज के बारे में बात हुआ हो घर पे, या योर पेरेंट्स मस्ट हैव टोल्ड यू या कि यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, ऐसा कभी नहीं हुआ? एक्चुअली एक स्कूल का इंसिडेंस है, मतलब आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड. सो रिपब्लिक डे के दिन एक्चुअली सब स्कूल्स को इनवाइट किया गया था. तो वहाँ पे जो हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनकी एक स्पीच थी, काफी इंस्पायरिंग स्पीच थी. सो दैट टाइम मीन्स दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो हु इज एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड व्हाट इज हिज पर्सनालिटी, व्हाट इज हिज रोल. सो वो एक काफी मुझे फैसिनेटिंग इंसिडेंट लगता है मेरे लाइफ में, कि जिसने पहली बार मुझे इंट्रोड्यूस कराया आईएएस से. और फैमिली में कोई सर्विसेज से कभी रहा हो आप? फैमिली में डायरेक्ट तो मतलब मेरे आसपास में कोई सर्विसेज में नहीं था, तो इतना डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी. बट हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने 10th से मुझे काफी बार मोटिवेट किया है. उनका नाम डॉक्टर स्मिता चेम है, तो उन्हें मैं अपना पर्सनल मेंटर भी मानता हूँ. तो उन्होंने काफी बार मुझे सिविल सर्विसेज के लिए हमेशा मोटिवेट किया है. राइट. तो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आती रहती थी, मतलब आपके स्कूल से भी, आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन आल्सो. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंक 224, फाइनली यू गॉट द सर्विस दैट यू ड्रीम्ड ऑफ. तो हाउ डज इट फील? वो फीलिंग कैसी रही व्हेन यू सॉ योर नेम इन दैट होली पीडीएफ? पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि सच में रिजल्ट आ चुका है. बट थोड़ी देर बाद इट वाज अ क्वाइट रिलैक्सिंग मोमेंट. और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगा कि आफ्टर 5 years ऑफ अप्स एंड डाउन्स, डिफिकल्टीज, पेन, एक काफी हैप्पी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट था मेरे लिए. मतलब आई वाज एक्चुअली नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली फॉर सम टाइम व्हेन आई वाज कन्वेइंग माय रिजल्ट टू माय मदर. बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, ठीक है, मतलब जो भी हमने एफर्ट्स दिए हैं, सो इट रियली वाज वर्थ इट. And talking about your conversation with your mother, how was her reaction? What did she say? Yes, she was very happy. So सबसे पहले आपने उन्हीं को inform किया? Yes. Okay. As soon as I got to know that I am in the list, actually my friend Devanand, he is one of my senior, and he has also guided me a lot in this examination. So he first of all called me and told me that Rishikesh, you are in the list this year. So that was the very happiest moment. And after that I just went, ran down, caught my mother, hugged her, and told her that I am in the list. So you were at home only this time? Yes. Okay. And what was the reaction of the other family members? My father was also there, so he was also quite happy that means finally whatever the hard work paid off. Yes, right? It Okay. paid off. Any other like motivation for you to crack UPSC? And because I just want to tell everyone that Rishikesh appeared 5 times for this exam, right? And first 2 attempts he could not clear prelims, and after that he consistently wrote mains and gave 2 interviews, including this final one. So this was a long journey, right? So how you always kept yourself motivated in that journey? Because there must have been the low moments also in that preparatory phase. Yes. So how did you handle everything? Actually, what happened is, from the area where I come, so in the neighborhood I saw various social problems were there. Means fortunately in my family, parents were educated, so it was a proper journey for me. Means I got proper education, and my career path was good. But in my neighborhood, I saw that there are various social problems like domestic violence, alcoholism, drug addiction was there. Then there was also areas with families who are stuck in the poverties, generations after generation. So from childhood only, I had one thing in my mind, that at least I should do something in my life so that I can impact the society in a positive way and try to address the social problems. And one of the way was civil services, which provides us authority as well as opportunity to address these social problems. And this was my inner core motivation behind preparing this examination. And whenever I used to get setback, so I used to think about that
this thing, and this actually recharged me many times. So so that it was a bigger goal for which I was preparing this examination, and 1 or 2 setbacks should not hamper our core motivation. So that's why I continued my preparation even after the setbacks. And really it was tough, because after especially my third attempt was very tough, because I reached till interview, and I could not get into the final list. So digesting that failure was very difficult for me at that time. Yeah. But the thing was, these all incidences actually taught me that life will be like this. There will be many ups and downs, but we have to just means results are not in our hand. So we just need to do our work, improve ourselves, and try again. So Rishikesh, this was the wider cause, I must say, कि Yes. कभी कभी ऐसा लगता होगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनको सॉल्व करने के लिए मुझे एग्जाम क्लियर करना है, बट कोई एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर जो रहा हो हमेशा, जैसे अभी आज शाम को पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, हेड डाउन कर लिया, बट एकदम से कुछ ऐसा मोटिवेट करता हो, या यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू जिसको देख के लगता हो कि नहीं मुझे करना है, ऐसा कुछ था? एक्चुअली मतलब मुझे जेन्युइनली इन जो सब्जेक्ट्स है, मतलब जनरल स्टडीज में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इनमें काफी इंटरेस्ट आता था। तो जैसे पढ़ने का अगर मन नहीं किया तो मैं उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता था। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के एक सीरीज आती है मैं भी भारत, जिसमें ट्राइबल्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्रीज है। तो उसमें मतलब एक बार देख लेता था। सो इट यूज टू गिव मी अगेन मोटिवेटिंग फोर्स, और एक इंटरेस्ट जगा देता था कि यार ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, आई शुड स्टडी इट थरोली। सो ऐसे कुछ चीजें थी। अब काफी टाइम तो ऐसा होता है कि वी डू नॉट फील स्टडिंग, सो थोड़ा ब्रेक भी ले लेता था। हाँ, वो ऐसा कभी कभी ऐसा रहता होगा पूरे टाइम, बिकॉज मुझे लग रहा है आप काफी स्टूडियस रहे होगे, तो कभी मदर ने आके बोला होगा बहुत पढ़ लिया अब बस छोड़ दे, बहुत हो गया है क्या, किताबों को बिल्कुल ही एकदम पढ़ता ही रहेगा कुछ? हाँ, ये चीजें तो मैंने काफी सुनी है। एक्चुअली मेरी स्टडीज से मेरे पेरेंट्स ज्यादा मतलब परेशान थे कि ये कितना ही पढ़ेगा और कितने साल तक पढ़ेगा पता नहीं। तो ये चीजें तो थी, बट मतलब उनको भी लगता था कि यार पढ़ाई वगैरह ज्यादा होती है, थोड़ा सा आराम कर लिया करो। बट मेरा इंटरेस्ट था, मतलब मुझे पढ़ने से कभी ये नहीं हुआ कि एक एक्चुअली मेरा एक नेचर ये है कि मैं ट्राई करता हूँ कि नई चीजें अगर सीखने को मिले तो मैं हमेशा रेडी रहता हूँ उसके लिए। तो वो एक जेन्युइन इंटरेस्ट था जिसकी वजह से मैं सब सब्जेक्ट्स ट्राई किया अच्छे से पढ़ने का। तो ऋषिकेश, आफ्टर अ डेकेड ऑफ सीरियस प्रिपरेशन, आई मस्ट से, बिकॉज एक डेकेड हो चुका है बीटेक की पढ़ाई करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, एंड देन दिस यूपीएससी, तो इन दिस होल डेकेड कभी आपको ऐसा लगा कि देयर इज सम प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी आल्सो, या कुछ ऐसा रिलेटिव्स के कहने का कोई प्रेशर होता है कि आफ्टर दीज मच अटेम्प्ट्स यू आर नॉट क्लियरिंग, तो घर वालों ने कभी फील होने नहीं दिया होगा फॉर श्योर, बट यू गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर दैट रिलेटिव्स या अपने फैमिली या आसपास के लोग कुछ ऐसा प्रेशर? हाँ, आपको मतलब एक्चुअली मुझे डायरेक्टली तो नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्टली काफी प्रेशर झेलना पड़ा। मतलब काफी बार लोग आपको इग्नोर करते हैं जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। इवन माय फ्रेंड सर्कल जो मतलब ऐसा है कि थोड़ा प्रिपरेशन फेज में दे कंसिडर यू दैट यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग, और मतलब आप कुछ सक्सेसफुल नहीं है। काफी लोगों ने डायरेक्टली भी बोल दिया कि आपका जो डिसीजन है जॉब स्विच करके सिविल सर्विसेज में करने का, सो इट्स नॉट अ मीन्स इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसके ऊपर से जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े, तो उसकी वजह से जो एक करियर में गैप आ जाता है, तो इट विल अगेन क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर यू आफ्टरवर्ड गेटिंग जॉब। सो ये सारी चीजें तो थी, बट आई यूज्ड टू टेक देम पॉजिटिवली कि मतलब ऐसा था कि लाइफ में मतलब अगर हमारे पास पैशन है, और आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू फॉलो दैट पैशन, तो उसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस अगर करना पड़े तो ठीक है। मतलब ये जो भी सोसाइटल प्रेशर्स वगैरह थे, तो इट एक्चुअली मेड मी स्ट्रॉन्गर ओनली टू फेस देम एंड try to work even harder to prove yourself. And how are they after you have achieved this rank? अब कैसे चीजें बदल गई हैं? Have you noticed any difference? I have noticed a stark difference. Okay. Yes.
even means I do not know many people. They are now introducing themselves and showing that we were pretty sure from beginning that you were the person who will clear this exam. I said I was only not sure before the results. बट दे न्यू, Yes. उनको पता था ये निकाल लेगा उनको पेपर, पता था कि ये लड़का बचपन से ही तेज होशियार है, है. राइट, इट हैपेंस नो कि आप पहले से अगर इंटेलिजेंट है तो हाँ. दे एक्सपेक्ट, जब नहीं होता है थोड़े टाइम में ग्राफ नीचे जाता है तो हाँ. दे से अरे ऐसे कर लिया, नहीं, इसने और तो जब बेवकूफी क्लियर कर किया दी. तो अरे हमको तो पता था ये निकालेगा, ये तो स्मार्ट ही है Yes. बचपन से. That stark difference I noticed. Right, right. You talked about your work experience at BPCL. So I just want to know, how was the work experience there? How was the life there at BPCL? Actually, BPCL is one of the good company to work in the petroleum sector, and it has also very diverse work culture. Means you can work in the refineries, you can work in the corporate office. There is LPG bottling plant, so there is lot to learn in the Bharat Petroleum services. So I was actually my orientation was in the BPCL refinery, where I was posted as a maintenance engineer in mechanical department. Okay. So this was my first posting, and there we used to have a technical job. So we used to maintain all the systems, all the mechanical components of the refinery. And my second half, means 6 months, was in the corporate office. So there I was working in the logistic department, and in that I was in charge of this handling the stocks and supply chain of natural gas. So it was a quite good company, and work environment is quite good, and you have lots of career progress awaiting there. तो ऐसा would you like to share any incident from your IIT days जो काफी इंटरेस्टिंग रहा हो, या जिसको लेके आपको ऐसा लगा हो कि I am not going to forget this incident or this time? एक्चुअली IIT में ऐसा था कि हम मतलब मैं टेकफेस्ट में जो कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया था. तो आई वाज इन द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का काम होता है कि क्राउड मैनेज करना. सो इवेंट रहता है 2 या 3 दिन का. तो 2 या 3 दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं इन द IIT कैंपस. सो हैंडलिंग दैट पब्लिक वाज अ वेरी टफ टास्क, और हम लोगों को मतलब सारी चीजें मैनेज करना वगैरह वो डिफिकल्ट था. सो आई एक्चुअली डिड नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days इन अ रो कंटिन्यूअसली. लगभग 48-50 आवर्स तक कंटिन्यूअसली काम चल रहा था. बहुत थकान हुई, लेकिन जो बाद में जो सक्सेसफुली हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने की जो सेटिस्फेक्शन रहता है, तो इट वाज अनफॉरगेटेबल. मीन्स वो एक मोमेंट काफी मेमोरेबल था कॉलेज में से. And IITs में भी hear that junior senior वाला thing रहता है, कुछ juniors को बहुत परेशान करते हैं seniors. तो आप परेशान करने वालों में से थे या होने वालों में से थे? नहीं, एक्चुअली मतलब वहाँ पे कंसेप्ट है इंट्रो का. इंट्रो इज काइंड ऑफ जब सीनियर्स इंट्रो लेते हैं जूनियर्स का, तो वो एक चीज रहती है. वो 1-2 दिन मतलब 1-2 हफ्ते थोड़ा चलता है व्हेन इनिशियली वी गो टू हॉस्टल. बट सीनियर्स जो है ना, दैट प्ले अ की इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द जूनियर्स, not only in the college times but also even after college, when you have to choose your stream of specialization, when you have to go for higher studies, or even in UPSC. तो वो इंट्रो में कैसा इंट्रो लेते हैं क्या? इंट्रो में तो काफी मतलब अलग अलग चीजें रहती है. जैसे कुछ एक्टिविटीज देते हैं कि यहाँ से कुछ लेके आओ वगैरह. मतलब यू माइट हैव सीन अ मूवी आल्सो, 3 Idiots. नहीं 3 Idiots तो नहीं, छिछोरे मूवी है. ओके. सो उसमें एक्चुअली दैट हैज बीन means shooted in IIT Bombay campus only. अच्छा. All those scenes are little bit exaggerated, but it is in the same line. Okay. तो अच्छा, then you started preparing for UPSC after you quit your job. तो जॉब जब क्विट कर रहे थे तो आपको किसी ने कहा कभी कि मत करो क्विट, सिविल सर्विसेज इज वेरी टफ एज कम्पेयर टू, किसी ने कभी ऐसा लगा हो कि मुझे थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग रहा है, या किसी ने मोटिवेट किया हो कि नहीं ठीक है, यू विल डू इट व्हाटएवर यू विल डिसाइड? एक्चुअली पहले मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ. तो मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड थे जैसे डॉक्टर स्मिता चिम, तो उन्होंने जैसे मुझे बचपन से काफी मोटिवेट किया इस बारे में. तो
उन्होंने ही एक्चुअली मुझे बताया कि अगर मतलब तुम्हें ये ड्रीम परस्यू करना है तो जॉब के साथ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब कर तो पाओगे बट जैसा नेचर है, क्योंकि मेरा जॉब जो था वहाँ पे इट इज रिक्वायरमेंट दैट यू शुड बी अवेलेबल ऑन द फील्ड। तो फील्ड जॉब था 8 घंटे का, कभी कभी 12 घंटे होते थे, इमरजेंसी टाइम पे 16 घंटे भी रहते थे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम, एंड इवन ऑन द वीकेंड्स इफ देयर इज इमरजेंसी दे विल कॉल यू। सो काफी डिफिकल्ट हो रहा था प्रिपरेशन। तो उन्होंने बोला कि अगर सीरियसली ट्राई करना चाहते हो तो छोड़ के ट्राई कर लो, एंड शी गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। और मैंने एक्चुअली ये क्विट करने की बात ज्यादा लोगों को बताई नहीं थी, मतलब ताकि, क्योंकि आई वॉज प्रेटी श्योर कि काफी लोग मना करेंगे, मतलब काफी लोग आपको डिस्करेज ही करेंगे कि ये चीजें ना करे। और लॉजिकली स्पीकिंग उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें सही भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सैलरीड जॉब है, मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के जितने बेनिफिट्स है वो मिल जाते हैं, क्योंकि बीइंग अ पीएसयू, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इजी है, मतलब आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो सब छोड़ के आप सिविल सर्विसेज में, जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, क्लियर होगा या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है, तो ये चीजें तो थी। बट इसलिए मैंने ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताया नहीं, फैमिली को पता था और जो क्लोज वंस है उन्हीं को ये चीज पता थी, और मैं डायरेक्ट उसके बाद दिल्ली शिफ्ट होकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। So Rishikesh, talking about your prelim specific preparation, so आप उसके बारे में what would you like to tell to the viewers? How was the strategy? How did you make it? And after like constantly giving prelims for 5 times, what changes you made in your further attempts? एक्चुअली प्रीलिम्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के 6 कोर पिलर्स है, मतलब इन 6 कोर पिलर्स को आप थोरोली स्टडी कीजिए, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। तो ये 6 कोर पिलर्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज है सिलेबस जो है, तो सिलेबस आपका जैसे मेंस का जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, दैट विल आल्सो कवर द प्रीलिम्स पार्ट। एंड थर्ड चीज है कि लास्ट 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए, एंड उसके साथ ही मतलब आई विल से एटलीस्ट 2 टाइम्स तो सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर भले ही पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन जो यूपीएससी की लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो ऑप्शंस सेट करते हैं, जिस तरीके से वो गलत ऑप्शन सेट करते हैं, वो सेम ही था। तो उस वजह से आपको क्वेश्चन सही करने में या नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने में काफी हेल्प होती है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके साथ ही आपको मॉक टेस्ट देना काफी जरूरी है। अगर आप पहला प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि 40 to 50 मॉक टेस्ट दिए जाए, ताकि एक जो पहले तो टाइम मैनेजमेंट में इससे आसानी होगी। दूसरी चीज है, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल है, और उससे आपको एग्जाम टाइम में काफी कॉन्फिडेंस आएगा, और एक कॉन्फिडेंटली आप मतलब अटेम्प्ट किया जा सकता है पेपर। एंड अभी रिसेंट ईयर में एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, वो है सीसैट। तो सीसैट का ट्रेंड ऐसा है कि लास्ट 3 इयर्स में सीसैट के पेपर की जो टफनेस है तो वो काफी बड़ी है। सो उसके लिए आप सीसैट के भी जो टॉपिक्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, इनको थोड़ा प्रॉपरली कवर करके जाए, और एटलीस्ट 5 to 7 मॉक टेस्ट और 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाए। टॉकिंग अबाउट सीसैट, ऐसा कुछ है क्या कि दोज हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटीज या जिनका बैकग्राउंड ऐसा, उनके लिए सीसैट इज अ केक वॉक? एक्चुअली केक वॉक मुझे लगता था 2021 तक, क्योंकि तब तक मैं डायरेक्टली सीसैट का पेपर देने जाता था और 100+ स्कोर आ जाता था। बट फ्रॉम 2022 एंड 23 पेपर्स आई हैव नोटिस्ड कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी बढ़ गई है। इवन इन 2023 अटेम्प्ट आई फेस डिफिकल्टी ड्यूरिंग द सीसैट, और मुझे भी ऐसा लग रहा था एग्जाम के टाइम कि पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। सो मतलब अभी आई कुड नॉट से कि आईआईटीएंस के लिए अभी केक वॉक है, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज आईआईटीएन एंड हु हैज आल्सो गॉट इनटू सर्विस लास्ट ईयर, सो ही आल्सो कुड नॉट क्लियर सीसैट दिस ईयर। सो डिफिकल्ट तो सबके लिए ही है। तो मैं यही कहूंगा कि सीसैट को थोड़ा सीरियसली ले, थोड़ा सा सिंसियरली ले, और 5-6 मतलब 8-10 मॉक टेस्ट वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 5 ईयर के वो सॉल्व कर लीजिए,
उतना अगर एफर्ट देंगे तो आराम से सीसेट क्लियर हो जाएगा। And what would you like to tell to those who say that CSAT last year से tough हुआ है, last year से ज़्यादा tough हुआ है, तो how should they prepare for that kind of toughness? मतलब उस tough level को cover करने के लिए, क्योंकि उससे पहले की questions तो were not very tough, वो तो doable थे, तो वैसे prepare कैसे करा जाए उसके लिए? एक्चुअली सीसेट में भी सिलेबस अगर देखा जाए तो उन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया है, लगभग 10 से 15 डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं तो इंडिविजुअली उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। और दूसरी चीज़ है कि लास्ट 5 इयर्स के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बस वैल्यूज चेंज की जाती है और थोड़ा सा उसे लेंदी बनाया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मेथड सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस इसकी लेंथ ऑफ कैलकुलेशन जो है वो बढ़ गई है। अगर उनको प्रॉपरली सॉल्व करे, थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करे तो इट कैन बी इजियर। And if we're talking about the last year ka prelims paper, GS prelims paper, so what was your reaction when you saw the paper? Because the pattern was somewhere changed, the options were changed. So how did you deal with that kind of pattern? एक्चुअली मैं इसके पहले एक चीज और बताता हूँ कि जैसे नंबर ऑफ मॉक्स और प्रैक्टिस का क्या बेनिफिट होता है। तो मैंने मेरा जो मतलब फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था 2021 का, तो उसके पहले लगभग 70 to 75 मॉक टेस्ट दिए थे, प्लस मैंने 25 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। तो इन ऑल टोटल बिफोर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले आई हैड सॉल्व अराउंड 10,000 MCQs। तो ये एक्चुअली इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि किसी भी मतलब कौन सा भी टफ लेवल का पेपर आ जाए, आई वुड बी इन द पोजीशन टू सॉल्व इट। तो उस साल का तो उतना नहीं था, एलिमिनेशन पैटर्न काम कर रहा था, बट इसका बेनिफिट, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इसका बेनिफिट मुझे 2023 में डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि 23 में आप सडन पैटर्न चेंज हुआ था, एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं कर रही थी। तो लेकिन जो यूपीएससी के जो ऑप्शंस है और लैंग्वेज है उससे मैं काफी फैमिलियर हो गया था, बिकॉज 25 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने 2 बार सॉल्व किए थे और काफी अच्छे से मुझे ये इनग्रेंड हो गया था कि हाउ यूपीएससी सेट्स रॉन्ग आंसर, उनका मतलब क्या चीजें हैं, जैसे डेटाज है, कुछ अगर स्पेसिफिक फैक्ट्स है तो जनरली प्रोबेबिलिटी रहती है कि रॉन्ग आंसर्स होते हैं। तो इन चीजों को मैंने प्रॉपरली स्टडी किया था और उसकी वजह से भले ही पैटर्न चेंज हुआ, शुरुआत में मुझे भी लगा कि यार ये डिफिकल्ट है, बट आई थॉट इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, एंड विथ कॉन्फिडेंस आई अटेम्प्टेड दैट पेपर। And if we talk about the preparation of mains, you told us that the preparation of mains and prelims should go side by side. So how what was your strategy for mains? For mains, my strategy was first of all to complete the syllabus. तो सिलेबस में GS 1 2 3 4 और उसमें भी जो सब पॉइंट्स है मैंने एक्चुअली प्रिंट आउट लिया था, तो उसमें जितने भी सब पॉइंट्स थे मैंने ट्राई किया कि सारे सब पॉइंट्स में कवर कर पाऊँ। तो फर्स्ट टारगेट वाज टू कंप्लीट सिलेबस एंड प्रिपेयर माय ओन हैंडरिटन नोट्स सो दैट आई कैन क्विकली रिवाइज देम। Second strategy was on answer writing. So I actually practiced my answer writing on previous year questions, because mains में भी last 10 years के previous year questions बहुत ज़्यादा important है। अगर आप पूरा आंसर्स भी नहीं लिखते, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करते हैं तो भी मैं बताता हूँ कि लगभग 50% to 60% of the mains paper get repeated, means themes get repeated. So अगर आपने पहले कोई आंसर लिख रखा है, प्रिपेयर कर रखा है, so you will be in very positive and very strong position during examination to answer that. तो ये चीजें थी। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा मॉक्स देना भी काफी जरूरी है। तो मॉक टेस्ट एक्चुअली हेल्प अस इन मैनेजिंग अवर टाइम एंड कंप्लीटिंग द पेपर विद इन 3 hours। तो इन सब की वजह से मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमें काफी बेनिफिट मिलता है। तो ये मॉक टेस्ट देना भी काफी इम्पोर्टेंट है। सो ये सारी चीजें मैंने मेंस के लिए फॉलो किया था। ओके, तो मेंस में आपका स्कोर, इफ यू वुड लाइक टू टेल एवरीवन? मेरा मेंस में एक्चुअली 803 स्कोर है, व्हिच इज वेरी गुड। यस, और उसमें मतलब लास्ट ईयर मेरा 712 था, तो लगभग 90 मार्क्स का मैंने इम्प्रूवमेंट किया है इसमें। सो उसमें आपने क्या चेंजेस किए? मैंने एक्चुअली देखा कि एक्चुअली हर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का स्कोप था। स्पेसिफिकली मैंने जीएस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया।
तो उसमें मेरा करंट अफेयर्स जो है तो उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि GS2 और GS3 में इट इज द करंट अफेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट 7-8 मंथ्स का तो करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ नोट्स ऑन द करंट अफेयर्स थ्रू ऑनलाइन न्यूज एनालिसिस, एंड उससे मैंने सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे। सो इट वाज वेरी इजियर फॉर मी टू रिवाइज एंड रिप्रोड्यूस देम इन एक्चुअल आंसर, एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो इस वजह से आई थिंक GS2 और GS3 में मेरा मतलब GS2 में 119 और GS3 में 105 एक अच्छा स्कोर आया है। वेरी डिसेंट स्कोर। I would just like to tell that Rishikesh cleared this exam with anthropology as his optional, and as I got to know that from your previous attempt, your marks were 249, and then it shifted to 277, right? Yes. So it's such a big shift in anthropology as we see. But इससे पहले मुझे ये पूछना है कि why anthropology? Why did you choose anthropology despite being a mechanical engineer background वो है, फिर anthropology कैसे? एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो उन लोगों ने केमिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, एंड माय ग्रेजुएशन वाज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज था कि कौन सा लूँ, केमिस्ट्री लेना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए। तो मैंने उसमें से डिसाइड किया कि नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते। आई ऑल्सो स्टार्टेड स्टडिंग इट, आई स्टडीड इट फॉर 2-3 मंथ्स, बट उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ तो GS पूरा भूल जाता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा है कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, और एक तो न्यूमेरिकल्स आधे आधे पेज के रहते हैं, तो उसे पढ़ के वेदर इट इज डूएबल और नॉट ये डिसाइड करना ही काफी डिफिकल्ट है। और ऑप्शनल में ऐसा रहता है कि हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट, तो उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ के वेदर आई एम एबल टू सॉल्व इट और नॉट, तो उसमें ही काफी टाइम लगता था। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि मतलब ये डिफिकल्टीज है। दूसरा ये था कि डायरेक्ट देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज, तो उसका कोई यूज नहीं आता था एज सच डायरेक्टली। और तीसरा ये था कि मेरा थोड़ा सा मतलब लास्ट 5-6 ईयर से मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब कर रहे थे, तो एक इंटरेस्ट लूज हो गया था उसमें से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लेते, बट अब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेना ये डिसाइडेड था। बट आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का एक्चुअली चूज करने के कुछ मतलब स्पेसिफिक रीजंस है जो कि मैंने स्ट्रेटेजिकली चूज किया है। पहला तो ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट था कि एंथ्रोपोलॉजी वाज स्कोरिंग वेल फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, तो काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। 2018 में भी लगभग 360 के अराउंड स्कोर हुआ था, एंड विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द ऑप्शनल। तो स्कोर अच्छा था, एंड ऑब्वियसली स्कोर अच्छा कर रहा है तो इट विल हेल्प अस इन गेटिंग इनटू द टॉप रैंक्स। सेकेंड चीज ये थी कि मार्केट में उसके रिसोर्सेज वगैरह कितने अवेलेबल थे, तो रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल थे। सिलेबस वाज शॉर्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मींस प्रॉपरली हमें समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीजें करनी है, और काफी स्पेसिफिक है। और बाद में एक चीज थी कि इंटरेस्टिंग, उसका कंटेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, स्पेसिफिकली द ट्राइबल पार्ट, जिसमें आपको डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है और कैसे चीजें काम करती है, आपको उन सब चीजों के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। और फाइनली एक चीज थी कि मतलब जो उसका जनरल स्टडीज में भी काफी यूज में कर सकता था, तो इन सब चीजों की वजह से आई डिसाइडेड टू टेक एंथ्रोपोलॉजी एज माय ऑप्शन। And talking about the difference in marks from your previous attempt and your this current attempt, इसमें आपने कैसे changes लाए, उसके अंदर क्या changes किए थे? एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जितना बेसिक था सिलेबस वगैरह तो कवर किया था, बट माय आंसर्स वर ऑफ एवरेज क्वालिटी, सो उसमें एक्चुअली वैल्यू एडिशन की काफी जरूरत थी। तो मैंने उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में मैंने करणदीप सर का डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो उसमें सर डेली बेसिस पे 2 आंसर्स वगैरह डिस्कस करते हैं, बट थ्रू दैट अराउंड 50 to 60 डेज का वो प्रोग्राम था, तो अराउंड 100 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे। तो पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हुआ था, और काफ़ी चीज़ें उसमें नई मुझे पता चली, जिससे मैंने वैल्यू एडिशन किया अपने नोट्स में, और नई केस स्टडीज, नए एग्जाम्पल्स पता चले।
और काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, सो दैट एक्चुअली हेल्प मी इन राइटिंग माई आंसर्स प्रॉपरली। उसके एडिशन में मैंने प्रीलिम्स के बाद सर की टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, फुल लेंथ टेस्ट। तो उसमें सर ने थियरी वाला पार्ट जो था ऑलमोस्ट सारी थियरीज कवर की। थियरी एक्चुअली फॉर्म्स द कोर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अगर थियरी समझ में आ गई है तो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट इन मेनी क्वेश्चंस एंड गिव आंसर विच आर ऑफ हाई क्वालिटी। सो मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया अपने एक्चुअल एग्जामिनेशन में, एंड आई थिंक दैट वर्क इन अ पॉजिटिव वे। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज, तो वो क्या रहता है और आपको उसने कितना हेल्प किया टेस्ट सीरीज में? एक्चुअली टेस्ट सीरीज एक तो चीज ये है कि आपको सबसे बेसिक मतलब टाइम मैनेजमेंट बताती है, क्योंकि 3 आवर्स में एंथ्रो का पेपर या फिर ऑप्शन जीएस का भी पेपर कंप्लीट करना काफी डिफिकल्ट होता है। मतलब मुझे याद है पहली टेस्ट जब मैंने दी थी तो लगभग मैं 3 घंटे में बस 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सका था, एंड दैट टू ऑफ 10 मार्कर, मतलब हाफ एन आवर लग रहा था एक क्वेश्चन को लिखने में। सो वहां से मैं पूरा पेपर कंप्लीट करने तक की जर्नी एक्चुअली टेस्ट सीरीज की वजह से पॉसिबल हुई है। तो टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो एक बार कवर अप हो जाता है थ्रू टेस्ट। अगर आप सब्जेक्ट वाइज देते हैं तो उससे, या फिर फुल लेंथ भी देते हैं तो उससे भी काफी चीजें टॉपिक्स जो है जो आपने कवर नहीं किए वो कवर हो जाते हैं। और तीसरा ये है कि आपको आपकी गलतियां पता चलती है कि किस सेक्शन में आप गलतियां कर रहे हैं, सो हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। और ये सेल्फ इवैल्यूएशन से भी होता है, और जो कोचिंग की तरफ से इवैल्यूएशन मिलता है या मॉडल आंसर्स मिलते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड एंड वेयर इज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड इज देयर एनी रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस आल्सो? कभी ऐसा लगा कि टेस्ट सीरीज में ये किया था, एग्जाम में भी यार आई गॉट द सेम वो तो क्वेश्चन? है, वो एक्चुअली मुझे एंथ्रो में ही लगा था। डैम्प जो था सर का, तो उसमें अर्जुन अप्पादुराई पे सर ने एक बार पढ़ा दिया था, तो वो एक्चुअल एग्जाम में आ गया तो खुश हो जाते हैं थोड़ा सा देख के कि चलो बाकी लोगों को पता नहीं हमें पता है। वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। यस, अनएक्सपेक्टेड रहते, बाउंसर क्वेश्चन था एक्चुअली वो एंथ्रोपोलॉजी में भी, क्योंकि जनरली पढ़ने में नहीं आता है, तो कभी कभी ये बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। So while you were associated with Level Up उस टाइम पे with your test series in DAMP, कभी ऐसा सर से कोई ऐसा कमेंट मिला हो या कुछ ऐसा बात हुआ हो जो आपको ऐसा लगा हो कि यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बात that you would like to share? एक्चुअली मैंने मतलब ऑनलाइन लगाया था तो मैं सर से तो ज्यादा बात नहीं होती थी, बट जब मेरा इंटरव्यू था तो उससे पहले मैं सर से मिलने आया था, तो ही हैज एक्चुअली गिवन मी लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट ट्राइबल्स, एंड उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम कि एंथ्रो पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से बैलेंस आउट कीजिए उसे, तो दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल ड्यूरिंग इंटरव्यूज। Okay. And if we talk about anthro में ही, which part was your favorite and which section was the favorite जिसको पढ़ के आपको बहुत इंटरेस्ट आया हो, and after studying that now you want to like go there and see the things around, ऐसा कभी कुछ ऐसा? एक्चुअली जो ट्राइबल इंडिया वाला पार्ट है ना पेपर 2 में, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स है उनके एक तो प्रॉब्लम्स पता चलते हैं, डिफरेंट ट्राइब्स में क्या क्या कल्चर है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। मैं पेपर 2 के लिए मैं भी भारत एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है उसको भी फॉलो करता था, तो उसमें मुझे जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइब्स है, फिर सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स है, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला। तो वो और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हाउ कल्चर इज बीइंग इम्पैक्टेड एंड शेप्ड बाय द ज्योग्राफी, बाय द टेरेन एंड बाय अदर हैबिट्स, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी इसमें। You talked about the DAMP and test series, but I just want to know, and there must have been very many aspirants also who would want to know the role of foundation in anthropology. Is it enough that you do DAMP and test series और आपको हो जाएगा, या फिर is it important to have foundation also to have that conceptual clarity? Actually, जब एंथ्रोपोलॉजी या फिर कोई भी ऑप्शनल है इन जनरल, तो उसका मतलब जो लेवल यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है तो वो है एटलीस्ट बैचलर्स लेवल या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो इट विल बेनिफिट यू इन स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द ऑप्शनल, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर गेटिंग इनटू द लिस्ट एंड ऑल्सो इनटू द हाई रैंक्स। तो फाउंडेशन होना तो जरूरी है उसके लिए।
लेकिन मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मतलब इट इज़ एसेंशियल एकदम कंपल्सरी है, बट अगर रहेगा तो इट विल बी एडेड एडवांटेज। Okay, and you took the mock interviews also. हाँ। What was the role of mock interviews if we talk about interviews now? वो आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर दैट? तो मॉक इंटरव्यू एक्चुअली पहली चीज तो है कि जो इनर्शिया रहता है कि पैनल के सामने कैसे बोलना है, जो सीनियर्स रहते हैं उनके सामने हमें कैसे बात करनी है, तो ये इनर्शिया एक्चुअली रिमूव हो जाता है मॉक से। दूसरी चीज ये कि डाइवर्स एरियाज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डाइवर्स एरिया से कवर हो जाते हैं मॉक्स में। सो इट ऑल्सो गिव्स यू क्वेश्चन बैंक। एंड काफी बार क्या होता है कि वी नो आंसर, बट वी डू नॉट we cannot actually articulate it into the structured manner. So ये थोड़े लेक्यूनास जो है ये पता चलते हैं मॉक्स से। So definitely मतलब मॉक्स देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और मॉक्स को इवेल्युएट भी कीजिए ताकि नेक्स्ट मॉक में जब आप दे या फिर एक्चुअल इंटरव्यू दे तो वो चीज़ों को रिपीट ना करें। Rishikesh, other than this, everything related to UPSC, what are your hobbies other than studying? एक्चुअली आई लिसन टू ऑडियो बुक्स, तो ये मेरी एक काफ़ी हॉबी है और ये ड्यूरिंग यूपीएससी ही मैंने जनरेट की थी। मतलब जब मेरा 2021 का अटेम्प्ट नहीं हुआ था तो थोड़ा सा लो फील होता था काफ़ी बार, तो मुझे यहाँ पे भी पढ़ाई आ गई है, ये कौन सी हॉबी हुई? एवरी टाइम यू टॉकिंग अबाउट स्टडीज नहीं ओनली। ये एक्चुअली लिसनिंग थी, मतलब मैं पढ़ाई वाले बुक्स नहीं रीड करता था। Okay. मैं थोड़े से जो सेल्फ हेल्प बुक्स रहते हैं जिसको मैंने एक टर्म कॉइन किया था कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स रहते हैं काफी सारे। तो एक्चुअली इन बुक्स को जब आप पढ़ते हैं या फिर मैं मेरे केस में ऑडियो बुक्स लिसन करता था ताकि पढ़ना ना पड़े जब भी कुछ वॉक या एक्सरसाइज कर रहा हो, तो उसमें ना आपको काफी नई चीजें पता चलती है, मतलब लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है वो आपका काफी चेंज हो जाता है इन बुक्स। Which are those books? कोई ये सबसे फेवरेट मेरी है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। उन्होंने एक्चुअली यही चीज बताया है कि हमारे जो है मतलब सिचुएशन तो सेम रहती है आपके लिए और मेरे लिए भी, लेकिन उस सिचुएशन को देखने का नजरिया जो है वो डिफरेंट रहता है और वही काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है लाइफ में। तो आप अगर आपका जो सब्जेक्टिव मतलब परसेप्शन है उसको अगर आप पॉजिटिवली लेके आ जाए तो यू कैन मेक योर लाइफ वेरी हैप्पी। फिर काफी बुक्स, एक और बुक थी थिंक एंड ग्रो रिच, तो वो बुक की एक लाइन मुझे याद है, मेरा 2022 का अटेम्प्ट था जब मैं मेंस नहीं हो पाया था और 2 मार्क्स से रह गया था, तो उस टाइम पे वो बुक मेरी चालू थी लिसन करना और उस बुक में एक लाइन थी कि फेलियर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एज अ ट्रिक व्हेन यू आर जस्ट नियर टू द सक्सेस। तो काइंड ऑफ वही लाइन थी एक, मतलब जिसने मुझे बोला कि नहीं एक और अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, आई थिंक हम नियर टू द सक्सेस है, एक और ट्राई देते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे कुछ चीजें थी जो मतलब मोटिवेट की, बट इसके अलावा भी एक साइकिलिंग की हॉबी है और कुकिंग भी है। Yeah, तो I वो भी मैं I was expecting this only because in one of your mock interviews at Level Up, I was listening to that interview of yours wherein you were telling that you like cooking Marathi food, yes. and one of the panelists has told you, आप ही बता दीजिए उन्होंने क्या बोला था आपको? रेस्टोरेंट खोल लीजिए। तो एक्चुअली रेस्टोरेंट खोलना भी एक है प्रायोरिटी, बट दैट आई विल डू आफ्टर रिटायरमेंट में भी। Yeah, so do you cook also at Yes, home? yes, अपने at मम्मा home. को खाना बना के हाँ खिलाते हाँ, थे? एक्चुअली क्या हुआ था जब मैंने 2017 से स्टार्ट किया था, तो मेरी जब इंटर्नशिप थी तो वहाँ मतलब ऑक्सफोर्ड में जब मैं गया था तो वहाँ पे कुक करना पड़ता था क्योंकि जितना मतलब वहाँ का फूड हम खा नहीं सकते जनरली, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे किचन जो रहता था, हम 6-7 लोग थे मिलके कुकिंग वगैरह करते थे। उस टाइम से वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ था और फिर आगे जैसे भी टाइम मिलता था तो आप मराठी कुजीन बनाते थे? ट्राई तो करता हूँ मैं, वो तो जस्ट मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मराठी ही लिखा था, बट कुकिंग इन जनरल कर लेता हूँ। ओके, तो उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? आपको किसके सबसे अच्छे रिव्यूज मिले थे कि ये तो बहुत टेस्टी बनाते हैं आप? मैं जो एक्चुअली एक महाराष्ट्रियन डिश है मसाला भात, तो वो मैं काफी टेस्टी बनाता हूँ। तो उसके लिए तो मुझे मतलब जिन्होंने भी खा रखा है तो उन लोगों ने बोलना है कि काफी डिलीशियस लगते हैं। ओके ओके,
So cooking is your hobby other than this. इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था that if you are given a chance to have dinner with 3 personalities, including one related to anthropology, dead or alive, any they can be any. So who those 3 personalities would be and why? तो अब बैठ के बात करनी हो किसी के साथ. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो मुझे रियलाइज हो रही है कि आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद महेंद्र सिंह धोनी. Okay. Because means I am a big fan of him in cricket and even out of the field. और उनका जो कामनेस है, नेचर है, और जिस तरीके से ही वुड हैंडल द टीम अंडर प्रेशर जो काम करते हैं, एंड आई एडमायर हिज लॉट्स ऑफ क्वालिटी. तो आप उनसे क्या पूछेंगे अगर आपको चांस मिलता है तो? मतलब ये चीजें आप मतलब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे इतना क्राउड होते हुए, इतने स्टेक्स हाई होते हुए, जहाँ पे इंडिया में क्रिकेट इज वन ऑफ द मींस इट हैज बिकम अ लॉट ऑफ होप. सो उसमें भी उतने प्रेशर में आप मतलब खेलते हैं, और उसमें भी सब लोगों को मैनेज करते हैं. मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपको पता है, आप सही तरीके से उनको डिप्लॉय करते हैं. सो हाउ डिड यू डेवलप दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज, एंड क्या करना चाहिए? तो ये एक मतलब आई एम श्योर आपके सर्विस में आई जस्ट विश यू गेट अ चांस टू मीट हिम. यस. ये तो हो गया फर्स्ट. सेकंड? सेकंड आई वुड लाइक टू हैव डिनर विद एमा वॉटसन. ओके. मेरा हैरी पॉटर से एक मतलब था इंटरेस्ट कि अगर उनके साथ कभी मिलने का seen मौका all the yes, volumes. yes, I'm a big Okay. fan of Harry Potter movies. Okay. Yes. एंथ्रो से आई थिंक निएंडरथल से कोई अगर मिल जाए तो अच्छा, you want to talk to fossil? क्योंकि इतनी बार न्यूज में आते रहता है, हाँ. तो यही पूछना था कि यार न्यूज में इतना क्यों आते हो, तो एक्चुअल में ही आ जाओ. Okay, very interesting, I must say. So उधर से सारी एंथ्रोपोलॉजी समझ आ जाएगी फिर आपको once you meet a person who's from Neanderthal times. Very interesting. And if you're given a chance to write a book on you, what the title would that be? क्या describe करेगा best जो आपको लग रहा है आपको? So books, so actually it is quite difficult. You never know, आपके ऊपर लिखी भी जाए in future. I think I will say believe in yourself, dreams always come true. Very nice. काफी अच्छा है, पर काफी ऐसा है कि always will show the studious side of yours. Okay. Other than that, this was the something related to very fun segment, I would say. इसके अलावा those who are appearing for 2024 this year, what would you want to advise to those aspirants? 2024 के लिए तो जो अपियर हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी टाइम अराउंड 38 डेज बाकी है प्रीलिम्स के लिए. तो प्रीलिम्स में फोकस कीजिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इन द लास्ट डेज, और अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में जितना आपका नॉलेज मैटर करता है उतना ही कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है. अगर आप फियर के अंदर आ जाते हैं, मतलब फियर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, सो आपके श्योरली 4-5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लिस्ट में नहीं होते. और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जाते हैं तो वही 4-5 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर सकते हैं और लिस्ट में आ जाएंगे. तो एक अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए ताकि आप एग्जाम में सेल आउट कर पाए. ये तो प्रीलिम्स के हिसाब से हुआ, लेकिन जैसा इस बार का टाइम टेबल है, प्रीलिम्स तो शिफ्ट हुई है लेकिन मेंस ऑन टाइम ही होने वाली है. तो समय आपको काफी कम मिलेगा, 90 डेज के अराउंड मिल जाएगा. तो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल ही वेस्ट मत कीजिए. एक दिन आप रेस्ट कीजिए, लेकिन अगले ही दिन से आपको काम पे लग जाना है, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम. और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इन 3 महीने में मैंने उतनी पढ़ाई की थी जितनी मैंने पूरे साल भर में नहीं की थी. सो दैट एक्चुअली रियली पेज यू अ लॉट. तो मेंस की अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आंसर्स लिखिए, टेस्ट लिखिए. टेस्ट से भागिए मत कि मैं रिवीजन करूंगा और फिर टेस्ट लिखूंगा या लिखूंगी. तो टेस्ट आपका रिवीजन नहीं भी होता है तो भी लिखिए, बट लिखना जरूरी है. और मतलब यही चीजें आप फॉलो कीजिए. And how was your experience at Level Up IAS?
एक्चुअली लेवल अप आईएएस से मैं मतलब जैसे डैम्प और टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था, तो मुझे एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी मतलब हेल्प हुई है उससे। तो सर का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहती है एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि हम मेरा बैकग्राउंड साइंस से है और एंथ्रोपोलॉजी एक नया सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मैंने बेसिक तो कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी वो थरोनेस, जो डीपनेस रहती है, जो नॉलेज रहता है, वो नहीं आया था। तो वो मुझे जब मैंने डैम्प वगैरह फॉलो किया, उससे पता चला कि एक्चुअल में डीप नॉलेज कहाँ तक हमें लेना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बिल्डअप हुई। और दूसरा ये था कि जैसे इंटरव्यू के टाइम पे ही सर ने काफ़ी अच्छे से गाइड किया था कि हाउ टू टैकल द एंथ्रोपोलॉजी पार्ट एंड बेसिक चीज़ें, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और मतलब सर के एफर्ट्स, सर खुद भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं और पूरी टीम एक्चुअली एफर्ट्स देती है एक मतलब प्रॉपर कोई भी कोर्स डिज़ाइन करने में या इवैल्यूएशन में। तो इन सब चीज़ें एक्चुअली एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इंटरव्यू के बारे में एक बात जानना चाहूंगी, कोई ऐसा इंसिडेंट दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस, कोई आपके दोनों इंटरव्यूज में ऐसा कुछ रहा हो? एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि जैसे मतलब मेरे इसमें 10th के इसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट रहता है। तो मुझे पूछा था कि संस्कृत सब्जेक्ट है आपका, तो मैंने बोला हाँ। तो कितने मार्क्स आए थे उसमें? मैंने बोला 100। आउट ऑफ 100? हाँ। माय गॉड। तो तो बात ऐसी हुई कि वो बोले कि अरे मेरा भी संस्कृत था, हाँ। जो मेंबर थे। तो मैंने मुझे लगा अभी मतलब जंप करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि फिर अच्छा अच्छा खासा इंटरेस्ट रहा होगा संस्कृत में, कितने मार्क्स आए? मैं बोला सर था तो सही इंटरेस्ट। तो कैसे आए बोले इतने मार्क्स में? तो मैंने बोला कि सर उस टाइम तो रट लिया था। बट 100 आउट ऑफ 100 लाना तो इज अ बिग बिग अचीवमेंट इन संस्कृत, बिकॉज तो कभी-कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत रह जाते हैं हाँ, उसके अंदर। एक्चुअली फनी पार्ट उसके आगे है। तो मैंने बोला कि सर रट लिया था, तो बोले हाँ मैंने भी रट लिया था बोले, उस टाइम मेरे भी 100 आए थे। अच्छा। तो ये फनी इंसिडेंस हुआ था, तो उसकी वजह से मतलब मूड भी काफी लाइट हो गया था। तो आपको संस्कृत में एंड कोई श्लोक याद है? नहीं। यू गॉट 100 आउट ऑफ 100, कुछ तो याद होगा संस्कृत में। संस्कृत एक्चुअली 10th में सच में मैंने रट लिया था, और एग्जाम के बाद अभी फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं है आई संस्कृत हैड में। संस्कृत टिल 8, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत याद है और मेरे 100 भी नहीं आते। हाँ, वैसे मुझे वो यदा यदा ही धर्मस्य वाला याद है, लेकिन वो संस्कृत की वजह से नहीं याद। वो तो हम वैसे ही सुन लेते हैं, उस वजह से याद हो जाता है। हाँ। ओके, सो और इसके अलावा जब आप थोड़ा हम्म। नर्वस फील कर रहे थे, कुछ ऐसा हुआ हो इंटरव्यू में? एक्चुअली इस इंटरव्यू में नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो 2021 में वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें मैंने जब इंटरव्यू दिया था, तो दैट टाइम आई वाज क्वाइट नर्वस। क्योंकि वो पहली बार था ना, और ऐसा था कि यूपीएससी भवन पहली बार देखा था लाइफ में, यूपीएससी के अंदर पहली बार गया था, वहाँ पे सारी प्रोसीजर्स वगैरह चलती है। तो एक ना मतलब अपने आप में एक माइंड में एक फियर डेवलप हो जाता है कि यार मतलब इतना बड़ा दिन है, इतना इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, डिसाइडिंग फैक्टर है, यहाँ तक आ गए हैं तो पता नहीं अच्छे से परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर और एंजाइटी कब रहती है, जब उस इंटरव्यू हॉल से एक एक्चुअली उनका जो कोऑर्डिनेटर रहता है, वो आपको इंटरव्यू रूम के बाहर लेके जाता है। मतलब इंटरव्यू रूम के बाहर बिठाता है, क्योंकि अंदर एक कैंडिडेट्स का ऑलरेडी इंटरव्यू चालू रहता है, और लगभग आपको वहां पे 15 से 20 मिनट तक बैठना पड़ता है। और वहां पे आपके साथ कोई नहीं रहता है बात करने के लिए। अंदर एक इंटरव्यू चल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, और उस दौरान इतने थॉट्स आ जाते हैं दिमाग में कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स माइंड में रन हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, मतलब क्या होगा, अंदर क्या पूछेंगे वगैरह वगैरह। और उस लेवल मतलब उस अटेम्प्ट में एक्चुअली उस टाइम काफी एंजाइटी बढ़ गई थी। तो ऐसा होता होगा तो ना कभी कभी, आप इंटरव्यू जैसे आपने बोला मेन इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठे थे, तो मल्टीपल थॉट्स आर देयर इन योर माइंड। तो इज देयर एनी सच वन स्टूपिड थॉट दैट कम्स जो आपको लगता है यार ये तो आना ही नहीं चाहिए था, ये क्यों आ रहा है? हाँ, उस टाइम पे ये लग रहा था कि मैं मतलब घूमने कहाँ जाऊंगा? वही आ रहा था कि यार ये सब होने के बाद एक्चुअली आई वाज विलिंग टू गो टू ऋषिकेश। मैं उसके पहले कभी गया ऋषिकेश नहीं को था। ऋषिकेश जाना है? हाँ, तो ओके। तो यही दिमाग में आ रहा था कि यार ठीक है, एक बार ये निपट जाए तो जल्द मतलब छुटकारा मिल जाए राइट इस राइट इससे। राइट। वो चीज़ें तो थी, बट एक्चुअली मैं अगर एस्पिरेंट्स है तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि
मैंने मतलब वो एंजाइटी की वजह से मैं प्रॉब्लम क्या हुई बताता हूँ एक्चुअल इंटरव्यू में। उस टाइम पे वो मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन के जाना पड़ता था क्योंकि कोविड टाइम था। तो उससे क्या हुआ कि बेसिकली मैं एंटर हुआ, चेयरपर्सन ने बोला कि आप बैठिए, मास्क वगैरह आप रिमूव कर सकते हैं। और जब मैं वो रिमूव करने लगा था तो उसी टाइम उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, और मैं उस रिमूव करने में इतना कंसंट्रेट कर दिया कि क्वेश्चन ही सुनाई नहीं दिया। तो ये चीजें हो जाती है, अगर आप पैनिक मोड में रहें, अगर आप एंजाइटी में रहें तो अटेंटिवनेस अफेक्ट हो जाती है। राइट। तो उसके ऊपर मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा काम रहे, कंपोज रहे। यूपीएससी का इंटरव्यू काफी कॉर्डियल होता है और उन लोगों को वो लोग कभी ग्रिल नहीं करेंगे। एक हाथ क्वेश्चन पे किया तो किया, बट दे विल नॉट ग्रिल यू, दे जस्ट वांट टू नो यू, नो योर पर्सनालिटी। एंड उनको ये पता करना है कि आप कितने ऑनेस्ट है, कितने इंटीग्रिटी है आप में। तो कोई भी चीज आप ब्लफ मत कीजिए, जो भी है वो सीधे सीधे ट्रांसपेरेंटली उनके सामने प्रेजेंट कीजिए और स्ट्रक्चर्ड मैनर में कीजिए। Rishikesh, is there a story behind your name? Because you have such a powerful and nice name, Rishikesh Thakre. First of all, तो the second name of yours, team around were asking me कि आपका उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे से कोई relation है क्या? अभी फिलहाल तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन शायद आगे कनेक्शन हो सकता है। I'm sure. And what about Rishikesh? एक्चुअली ऋषिकेश जो है ना, तो मतलब स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मेरी एक्चुअली कजिन दीदी है, बड़ी दीदी, तो उन्होंने मेरा नाम रखा है ऋषिकेश। तो उनको ये नेम काफी पसंद था। मतलब उस टाइम पे आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी अच्छे काफी डायरेक्टर थे, उनकी मूवीज उन्हें काफी पसंद थी, तो उनके नाम पे मेरा नाम रख दिया उन्होंने। तो अभी आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं? एग्जाम्स हो चुके हैं, इंटरव्यू हो चुका है, मैं रिजल्ट जाके आ आ गया गया। इंटरव्यू के बाद ही। ओके। अब कहाँ जाएंगे? बिकॉज व्हाट आर योर प्लान्स नाउ बिफोर यू लीव फॉर लबासना? मैं मतलब एक्चुअली अभी तो फिलहाल मेरा इंटरेक्शन चालू है काफी स्टूडेंट्स के साथ, मतलब जो नए एस्पिरेंट्स है, जिन लोगों को यूपीएससी देना है और इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ रीच आउट करने का काफी जगह, मतलब काफी लोगों से, ताकि जितने मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं मुझे, क्योंकि सर्विस में ज्वाइन होने के बाद तो इट्स डिफिकल्ट टू गिव देम टाइम, बट ज्वाइन होने से पहले अगर उन तक रीच आउट कर पाओ और जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके थ्रू अगर जो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं, उन लोगों के अगर एक आध अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट भी कम हो पाए, तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू मी। तो ये एक ब्रॉड प्लान। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लक इन दिस एग्जाम? डज इट प्ले एनी रोल? यस, आई विल से, बिकॉज क्या होता है कि हम आई विल से 99% योर एफर्ट्स आर देयर, बट 1% लक इज रिक्वायर्ड। बिकॉज कभी कभी क्या रहता है कि आप जैसे एग्जामिनेशन को जा रहे हैं, उसके पहले अगर तबीयत खराब होगी तो इट वुड हैम्पर योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हम, और आपका उसी दिन पहले कुछ मतलब इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपका मूड सही नहीं है इंटरव्यू के टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत तो लक फैक्टर रहता है, और कि आपको उस दिन कौन सा पैनल आता है, उनका क्या मूड रहता है, मतलब। लेकिन ऐसा है कि सिर्फ लक के भरोसे पे हम नहीं बैठ सकते। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कंट्रोलेबल। तो उन कंट्रोलेबल्स पे हमने अगर काम किया तो आई थिंक लक वाले फैक्टर को जो है हम थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया। Okay. So thank you so much, Rishikesh, for being here with us today. And we from Level Up IAS, all of us are very proud of you. Karandeep sir is very proud of you. And we just wish you good luck for your future endeavors. थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much.